गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाय। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए कबीरा गोविंद दिया बताए। जी हाँ, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वाकई माता का स्थान प्रथम, दूसरा स्थान गुरु, तीसरा स्थान पिता का, ये हमारे आध्यात्म बतलाते हैं। पर हम अध्यात्म में न जाकर अपनी शैक्षणिक विषय वस्तु की ओर आते हैं और समझते हैं कि जब तक हम अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक समय हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो समय से अगर सम्मान पाना है तो आपको अपने से बड़े, जो आपसे पहले समय को जी चुके हैं, उनका सम्मान निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ समय के तीनों चक्रों के बारे में, भूत, भविष्य और वर्तमान, जिसको हम टेंस के रूप में इंग्लिश में जानते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जी, आपके सामने ये प्रस्तुत है टेंस। टेंस का बड़ा व्यापक रूप है। देखिए, टेंस हम शॉर्टली पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक इंक्लूडेड होता है टाइम। इसे नहीं पढ़ते हैं, और इसको नहीं पढ़ते हैं इसीलिए हमारे साथ कंफ्यूजन रह जाता है। कंफ्यूजन किस तरह का रहता है, वहीं से शुरू करते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है, वो बोलते हैं आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। और यहां ये यूज देख लेते हैं क्या चीज का, हैव का। हैव का यूज देख लेते हैं। और जैसे ही बच्चे जब टेंस पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें वो क्या देखते हैं, आई हैव ईटन अ मैंगो। अब यहां भी वो हैव देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम की विषय बन जाती है उनके लिए कि अब इसको रिजॉल्व कैसे करें। मैंने तो आई हैव ए काउ बनाया था, मेरे पास एक गाय है। अब पूछेंगे उससे, बताओ मैं एक आम खा चुका हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मे बी वो बहुत प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, तो बता देगा आई हैव ए मैंगो, मेरे पास एक काम है। ऐसी गलती वो कर सकता है। तो इसको हम कैसे फेस करेंगे और कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हम टाइम एंड टेंस को बांट के पढ़ाएंगे, अलग अलग करके पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सुलरीज का जो यूज होता है उसके बारे में समझना होगा। क्या समझना होगा, मैथमेटिकल वे में हम जानते हैं प्लेस और फेस। प्लेस और फेस, इसमें हम लोग वैल्यू के बारे में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान। तो भाई आप सोचेंगे कि इसका क्या प्रयोग है इसमें, ऑब्वियसली प्रयोग है। आपको कुछ अलग तरीके से समझना होगा। अगर मैंने यहां पे लिखा आई हैव अ काउ, यहां पे हैव वर्ब है, डेफिनेटली है, लेकिन इसका दो फॉर्म है। क्या फॉर्म है भाई, इसका प्लेस वैल्यू जो है, स्थानीय मान जो है इसका, वो किस रूप में है, वो है मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में है, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वर्ब भी इसे हम बोल सकते हैं। और जब हम इसकी जातीय मान, फेस वैल्यू देखते हैं, तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम इसे एक्सुलरी वर्ब बोलेंगे। एक्सुलरी वर्ब, सहायक क्रिया, या फिर इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहां से सीक्वेंस निकला कि ये हैव जो है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यह मेन वर्ब है। वो क्यों, जब किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब, आपने वर्ब में नाम जाना होगा, इसलिए मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको आइडेंटिटी दिया है, ताकि मैं टेंस या ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी सेक्शन पर डील करूं तो आपको पहचान से संबंधित समस्या नहीं है। तो यहां पे हैव जो है प्लेस वैल्यू के आधार पे, चूंकि सेंटेंस में दूसरा कोई और वर्ब है ही नहीं, तो जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है वो अपने आप पावर में आ जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां पे समझते हैं, मुखिया जी पंचायत में नहीं रहेंगे तो उप मुखिया एम्पावर्ड होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें समझना होगा इन चीजों को कि यह मुख्य रूप से हैव जो है आई के साथ यहां आया है और यहां पे ये इसके साथ मेन वर्ब का काम कर रहा है, बल्कि इसकी निजी पहचान, स्वयं की पहचान इसकी यह है कि यह एक एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। अब कब ये अपने आप को हेल्पिंग वर्ब प्रमाणित करेगा, इसको भी हम यहां पे देख लेते हैं। हम यहां पे मेन वर्ब ईटन लिखे हैं, जो इट का भीतरी फॉर्म है। जब ये मेन वर्ब मानी मुखिया जी खुद प्रेजेंट हैं, तो उप मुखिया जी जो है वो उप मुखिया ही रहेंगे। तो ये मेन वर्ब रहेंगे यहां पे मेन वर्ब, तो ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सहायक क्रिया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि यह जो है एक सहायक क्रिया है ही, लेकिन यह अपना स्थान इस रूप से परिवर्तित कर लेता है। अब पूछिएगा कि सर इसका अगर हम टेंस के बारे में सोचे कि इसको हम टेंस कह सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल वे यह होगा कहना कि इसको हम प्रेजेंट टाइम बोले। आई हैव अ काउ, दैट मीन्स टू से मेरे पास गाय अभी है, इन दिनों है, मतलब प्रेजेंट में 2 दिन पहले होगा, अभी है, 2 दिन पहले, आगे रह सकता है, अभी मैं बेचने की प्लानिंग में नहीं हूं। कोइंसिडेंस इज अनदर वन थिंग। सो इस प्रकार से हम इसको ज्यादा सुपीरियर होगा कि बच्चों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, डियर गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैटेगराइज इन प्रेजेंट टाइम, जहां हम हैज, हैव और वहां पे हम लोग इज, एम, आर का भी यूज करते हैं, है ना, वहां पे उसको प्रेजेंट टाइम, जैसे आई एम अ बॉय, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, इस प्रकार से इज का यूज करता हूं, और एम का और आर का भी, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो अभी आप अच्छे हो, बाद में आप बुरे भी हो सकते हो मे बी, और भी अच्छे हो सकते हो, बेस्ट हो सकते हो, बेटर हो सकते हो। सिमिलरली इस कंटेंट को इस तरह से समझने के बाद आपके पास एक आइडिया डेवलप हुआ होगा कि हमें टाइम एंड टेंस पढ़ना है, तो हम इसको कैटेगराइज करके, बांट करके अगली कक्षा में पुनः लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और सबसे पहले मैं अब टेंस बताऊंगा, क्योंकि टाइम के कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है। अब टेंस को अगली क्लास में आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। हैव अ गुड डे।